हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वी ऑल आर सराउंडेड बाय द मेटल्स। चाहे कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला स्टील हो या फिर किचन में आपके यूटेंसिल्स हो, एरोप्लेन में जो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, सवाल ये होता है ये सभी मेटल आते कहां से है। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्विज में। और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेटलर्जी नाम का चैप्टर। बहुत ही आसान हो जाता है, उतना ही ब्यूटीफुल चैप्टर है और बच्चे काफी स्कोरिंग वाला चैप्टर होता है ग्रेड 10 सीवी आईसीएसई का। तो क्यों ना इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इस चैप्टर में क्या आने वाला है बच्चे, हम लोग पहले तो देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बाद में एक एग्जांपल देखेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर दो प्रोसेस आने वाले हैं, एक होता है बेयर प्रोसेस, एक होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। और बाद में हम लोग देखेंगे अलॉयज के कंपोजिशन को देखेंगे बच्चे। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन आपने सभी नोट्स को नोट डाउन करना है, वीडियो के एंड तक आप लोगों ने रहना है। तो चलो बच्चों, यहां पे पहला एग्जांपल क्या होता है। तो पहले तो मुझे बताओ ये सभी के सभी मेटल जो हमें मिलते हैं, क्या वो सभी हमें प्योर स्टेट में मिलते हैं? नहीं बच्चे, तो हमें हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। प्योर स्टेट में हमें एक भी मेटल नहीं मिलता, हमें सभी के सभी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। एक तो वो कौन से फॉर्म में हो सकते हैं बच्चे, एक तो वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकते हैं, बाद में आपका मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकते हैं। सर व्हाट इज मीन बाय मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड? तो बच्चे ये आपके मेटल के कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब मेटल कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। कौन से स्टेट में मिलता है? मेटल ऑक्साइड में मिलता है, मेटल कार्बोनेट में मिलता है, या फिर बच्चे आपको मिल जाता है मेटल सल्फेट के फॉर्म में मिल जाता है। इसका मतलब मेटल कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फेट, इस तरह से वो फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, लेकिन बच्चे याद रखना दो मेटल अवेलेबल होते हैं, वो आपके फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं, उनको नोबल मेटल भी बोला गया। और ये नोबल मेटल कौन से होते हैं बच्चे? तो एक होता है गोल्ड और दूसरा होता है प्लैटिनम। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल बहुत ही नीचे होते हैं बच्चे। इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। इसका मतलब बेटा वो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ऑक्सीजन के साथ, ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ना एसिड के साथ। तो बच्चों यहां से हमें पता चलता है ये दोनों मेटल है ना, वो हमेशा फ्री स्टेट में आपको मिल जाते हैं। इसी मेटल को हम लोग नेटिव मेटल भी बोलते हैं बच्चे, और नोबल मेटल भी बोला गया। नाउ द नेक्स्ट वन आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल मिनरल। मिनरल का डेफिनेशन क्या होता है? क्योंकि बच्चे हमें अभी देखा कि सारे के सारे मेटल कौन से स्टेट में अवेलेबल होते हैं, तो वो मेटालिक कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब बच्चे मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। नेचुरली अकरिंग क्या हो गए? मेटालिक कंपाउंड्स हो गए, बट विच इज मिक्स्ड विद द अर्थली इंप्योरिटीज। मतलब वो अर्थ की इंप्योरिटीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब अर्थली इंप्योरिटीज मतलब क्या? वो सॉइल के साथ है, मड है, सैंड है, रॉक है, और बच्चे ये होते हैं आपके मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मेटालिक कंपाउंड होते हैं बच्चे, लेकिन वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? एसोसिएटेड होते हैं तो अर्थली इंप्योरिटीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उसको बच्चे मैंने क्या बोला? मिनरल मैंने बोला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है बच्चे, और का डेफिनेशन क्या होता है। अब बच्चे एकदम सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे बच्चे अगर मेरे पास ये दो मेटालिक कंपाउंड है, ये भी मेटालिक कंपाउंड है, ये भी मेटालिक कंपाउंड है, दोनों को मैंने क्या बोला? दोनों को मिनरल बोला। लेकिन बच्चे इस मेटालिक कंपाउंड मतलब इस मिनरल में परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा है। जब परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? और बोलूंगा, और इस मेटालिक कंपाउंड को मैं मिनरल बोलता हूं। तो बच्चे ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर नथिंग बट योर मेटालिक कंपाउंड ही होते हैं। ओर्स आर मेटालिक कंपाउंड मतलब ओर्स आर नथिंग बट योर मिनरल्स ही होते हैं, बट फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द मेटल। व्हाई वी एक्सट्रैक्ट द मेटल? फॉर आवर इकोनॉमिकल एंड प्रॉफिटेबल पर्पसेस। बच्चों समझ में आ गया? तो बच्चे और क्या होते हैं? ओर्स आर नथिंग बट द मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द मेटल। उनमें परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा होता है। जब परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा होता है उसी से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कभी नहीं करते, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चे। लेकिन ओर्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स ही होते हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट
ओर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बच्चे सभी मिनरल्स ओर नहीं होते, सभी मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सभी ओर से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और के कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल जैसे बच्चे, अब और की बात आ गई तो और के कुछ एग्जांपल जैसे बच्चे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। मुझे बताओ एल्यूमिनियम के और कौन से होते हैं। पहला होता है मेन और, चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज बॉक्साइट। और बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट ट्वाइस H2O। ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। कई बच्चे ना डॉट ट्वाइस H2O लिखना भूल जाते हैं बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने क्या बोला, बॉक्साइट बोल दिया। और ये क्या होता है, मेन और होता है, चीफ और होता है ऑफ बॉक्साइट। ये कई बार पूछा गया, राइट द चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज नथिंग बट योर बॉक्साइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, क्योंकि आने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में हम इसका जिक्र करने वाले हैं, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का केमिकल नाम क्या होता है, तो सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। क्या हो गया बच्चे, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड हो जाता है। बाद में होता है कोरंडम। कोरंडम को हम लोग एल्यूमिना भी बोल देते बच्चे, क्या बोल दिया, तो एल्यूमिना बोल दिया, एल्यूमिना। नॉर्मल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। ये होते हैं मेन और ऑफ एल्यूमिनियम। तो बच्चों यहां से पता चला, कभी भी मेटल तुम्हें फ्री स्टेट में नहीं मिलता, तो कंबाइंड स्टेट में हमें मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे जिंक का और। अच्छा, जिंक के और कौन से होते हैं, पहला तो होता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, तो जिंक सल्फाइड आ जाता है। उसका केमिकल नेम क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है, और फॉर्मूला आ गया ZnS हो गया। ठीक है बच्चे। कैलामाइन, कैलामाइन मतलब होता है जिंक कार्बोनेट होता है, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट उसका फॉर्मूला। और एक होता है जिंसाइट। जिंसाइट का मतलब होता है बच्चे ZnO, जिंक ऑक्साइड होता है। तो चलो ये होते तुम्हारे और ऑफ, क्या हो गया बच्चे, और ऑफ जिंक हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। जितने और बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ व्हाट, आयरन के एग्जांपल। आयरन के और कौन से होते हैं बच्चे, पहले होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, एंड तीसरा होता है आयरन पायराइट। हेमेटाइट मतलब फेरिक ऑक्साइड। आयरन की वैलेंसी क्या है बच्चे, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +3 होते हैं, इसलिए मैंने क्या उसको बोला, फेरिक ऑक्साइड, इस तरह से बोला, फेरिक ऑक्साइड। एक होता है मैग्नेटाइट, यहाँ पे ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, आयरन 2+, आयरन 3+, ये दोनों वैलेंसी होती है बच्चे। ये होता है Fe3O4 और ये होता है आपका Fe2O3। नेक्स्ट होता है आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट मतलब होता है FeS2। ये इंपॉर्टेंट ओर्स को आपको याद रखना बच्चे, किसी भी हालत में आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन होता है ओर फॉर लेड। लेड का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो बच्चे इंपॉर्टेंट ओर होता है गैलिना। गैलिना मतलब होता है जिंक, लेड सल्फाइड होता है, एंड लेड 2 सल्फाइड, इसकी वैलेंसी आ गई, इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। लेड का और कौन सा होता है, तो गैलिना होता है, लेड 2 सल्फाइड होता है। नेक्स्ट वन ओर ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, तो ओर ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है बच्चे, तो गैलिना होता है, और सिनाबार होता है। तो सिनाबार का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, सिनाबार का फॉर्मूला हो जाता है आपका मर्क्यूरी सल्फाइड, HgS हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक बात तो पता चली कि मेटल हमेशा कौन से स्टेट में मिलते हैं बच्चे, मेटल हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। एक तो कौन से स्टेट में, कार्बोनेट ऑक्साइड या फिर सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिलेंगे, वो कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। और इसी मेटल से, इसी ओर से हमें क्या करना है बच्चे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, मेटालर्जी बोल देता हूं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन आता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। बच्चों हमने तो पढ़ लिया और इतने सारे और कर लिए, लेकिन इन सभी ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बच्चे आप लोगों ने हेडिंग देना है एंड लिखना है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे आप लोगों ने हेडिंग देना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। पहला क्या होता है, पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, ओर होना चाहिए। समझ में आ गया। जो ओर है उसको आपको क्या करना बच्चे, क्रश करना है। क्रश करना है मतलब क्या, उसके टुकड़े टुकड़े करना है, एकदम टुकड़े टुकड़े। अच्छा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसको मैंने बोला पल्वराइज ओर, क्रशिंग ऑफ ओर। समझ में आ गया। जो क्रश करके बच्चे, क्रशर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, उसमें से क्रश करके जो ओर हमें मिलता है उसको मैंने क्या बोला, पल्वराइज ओर। लेकिन जो पल्वराइज ओर था बच्चे, क्या वो एकदम प्योर ओर है, क्या नहीं, उसके साथ तो काफी सारी इंप्योरिटीज है, काफी सारी अर्थली इंप्योरिटीज है, जैसे सैंड हो गया, सॉइल हो गए, इतने सारे रॉक के पार्टिकल्स हो गए। तो बच्चे यहाँ पे हमें करना क्या पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब एनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब उसको ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोला गया, मतलब बच्चे रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब पूरा कचरा हमने साफ कर दिया। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है बच्चे, जो ओर हमें मिला है कॉन्सेंट्रेटेड ओर, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, मतलब ओर को जला देने का।
देगा। समझ में आ गया? जला देने का बच्चों, तो ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। अच्छा, नेक्स्ट वन कौन सा प्रोसेस आता है बच्चे? नेक्स्ट वन आता है आपका रिडक्शन। मतलब एक बार वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक बार वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मेटल से ऑक्सीजन आपने अलग कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? मेटल मिल गया। मेटल को क्या करो? रिफाइन करो। रिफाइन करने के बाद हमें मिलता है बच्चे प्योर मेटल। एक बार फिर से जरा समझ लेते हैं हम लोग, समझ में आ रहा होगा आपको शायद, ठीक है ना? देखो, पहले तो हमने क्या लिया? ओर लिया। अच्छा, ओर को क्या कर दिया? टुकड़े टुकड़े कर दिया, एकदम पल्वराइज ओर कर दिया। पल्वराइज ओर करने के बाद बच्चे मुझे पता चला उसमें तो काफी सारी इंप्योरिटीज है। अब मैंने क्या कर दिया? इंप्योरिटीज को हटाना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, एक बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, इमेजिन कर लो बच्चे, ये आपका जिंक कार्बोनेट होता है या फिर आपका जिंक सल्फाइड है, ठीक है ना? ये ओर होते हैं, एक होता है कैलामाइन, एक होता है क्या? जिंक ब्लेंड होता है। उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद उस ओर को हमें क्या करना? कन्वर्ट करना बच्चे ऑक्साइड में। मतलब इन दोनों को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि बच्चे इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव कार्बोनेट, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव सल्फाइड, लेकिन बच्चे इट इज वेरी इजी टू रिमूव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप लोग आराम से हटा सकते हो। इसीलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं? कार्बोनेट को या फिर सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो किस में कन्वर्ट करते हैं? तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। एक बार वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन को हटा लेते हैं। इसी को बच्चे मैंने क्या बोला? रिडक्शन बोल दिया। रिडक्शन, समझ में आ गया? रिडक्शन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। और बाद में जो हमें क्या मिलता है बच्चे? रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल मिला, जिंक मेटल। और इस जिंक मेटल को हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइन करेंगे। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने के बाद बच्चे हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल हमें मिल जाता है। और ये सभी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। लेकिन बच्चे अब शुरुआत करते हैं वन बाय वन। जो ओर आपको मिला था, पल्वराइज ओर मिला था, अब वो पल्वराइज ओर को हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को ही बच्चे मैंने क्या बोला? ड्रेसिंग ऑफ ओर मैंने बोला, या फिर बच्चे मैं उसको बोल सकता हूं एनरिचमेंट ऑफ ओर। समझ में आ गया? एनरिचमेंट मतलब बच्चे आसान भाषा में रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज। मैंने क्या कर दिया? रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज को ही बच्चे मैंने बोला रिमूव एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब जितना भी कचरा उसके साथ था, जितनी भी इंप्योरिटी उसके साथ थी, हमने क्या कर दिया? सारी इंप्योरिटीज को हटाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को बच्चे मैंने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर फिजिकल मेथड भी होते हैं और केमिकल मेथड भी होते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चे वो होते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कौन सा रहेगा बच्चे? पहला रहेगा आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही आपको पता चला, मैग्नेटिक सेपरेशन। इट वर्क्स ऑन द व्हाट प्रिंसिपल? बेटा मैग्नेटिज्म के ऊपर काम करेगा। अब बेटा कितना आसान है, ये फिगर को जरा देखना, ये डायग्राम को जरा देखना। एक होता है आपका मैग्नेटिक व्हील, ये होता है बच्चे आपका मैग्नेटिक व्हील। जरा देखना, ये आपका मैग्नेटिक व्हील होता है और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक व्हील, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील होता है। अब यहां पे हमने क्या डाला बच्चे? पल्वराइज ओर डाल दिया। ये देखो, ये पल्वराइज ओर, और ये दोनों व्हील है ना, एक कन्वेयर बेल्ट से अटैच है, बड़ा सा बेल्ट है उससे अटैच है, और ये जोर से ऐसे घूम रहे, गर 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 ऐसे घूम रहे। अब बच्चे तुम लोगों ने क्या कर दिया? पल्वराइज ओर को यहां पे डाल दिया। अब ये पल्वराइज ओर जा रहे आ रहे जोर से आ रहे, ये गर 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 ऐसे जोर से घूम रहा है। अब बेटा हुआ क्या यहाँ पे? जो भी मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक ओर रहेंगे, जो नॉन मैग्नेटिक ओर रहेंगे, वो तो क्या करेंगे? वो तो वैसे जोर से भागे चलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूर फेंके चले जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन जो मैग्नेटिक ओर रहेंगे वो तो इस व्हील से अटैच करेंगे, वो बेल्ट से क्या करेंगे? अटैच करेंगे, क्योंकि दे आर मैग्नेटिक इन नेचर। और बेटा बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पे खत्म होगा। इस तरह से आपने क्या कर दिया बच्चे? मैग्नेटिक ओर को सेपरेट कर दिया नॉन मैग्नेटिक ओर से। समझ में आ गया आप लोगों को? तो बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट होता है बच्चे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड एज अ मैग्नेटिज्म के ऊपर काम कर रहा है। यहां पे क्या होता है? एक होता है मैग्नेटिक व्हील, दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक व्हील। अब बच्चे यहाँ पे दे आर कनेक्टेड बाय वन कन्वेयर बेल्ट। जैसे पल्वराइज ओर आ गया, नॉन मैग्नेटिक ओर दूर फेंके गए। समझ में आ गया? और मैग्नेटिक ओर जो चिपक गए इस बेल्ट को, बाद में यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया और बच्चे आप लोगों को क्या मिला? मैग्नेटिक ओर आपने सेपरेट कर दिया। ये फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, ये कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं। सेकेंड प्रोसेस होता है बच्चे ग्रेविटी सेपरेशन, इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोला गया। तो बच्चे आपके पास एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म में
छोटे छोटे अंतराल पे ग्रूव्स होते हैं, डीप ग्रूव्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से डीप ग्रूव्स हो गए। अब बच्चे देखना यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे फनेल में आप लोगों ने डाल दिया क्या, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना है, मतलब ये ओर पल्वराइज ओर को हमने डाल दिया, इसके साथ कई सारी इंप्योरिटीज होती है। बच्चे याद रखना यहाँ पे जो इंप्योरिटीज रहेगी वो रहेगी आपकी हेवी, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं बच्चे इंप्योरिटीज, जितनी इंप्योरिटी रहेगी वो हेवी रहेगी, समझे ना, और जितने भी और रहेंगे वो क्या रहेंगे बच्चे, तो लाइट वेट होने वाले। अब क्या होने वाला है, गजब की बात होने वाली है। अब यहाँ पे जो पल्वराइज और आपने डाला था विथ लॉट ऑफ वाटर, बच्चे विथ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि ये पोजीशन आपका स्लैंटिंग पोजीशन होता है और डीप ग्रूव्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी ऐसे जोर से बहने वाला है। लेकिन बच्चे जब पानी बहता चला जाएगा, जो और होते हैं सॉरी इंप्योरिटीज नहीं, और आर हेवी इन द नेचर, सॉरी बच्चों यहाँ पे एक गलती होगी, जितने भी ओर्स होते हैं वो हेवी इन द नेचर होते हैं, जितने भी ओर्स होते हैं हेवी, एंड इंप्योरिटीज क्या होती है बच्चे, इंप्योरिटीज आर लाइट वेट इन द नेचर होती है। तो बेटा ये जो लाल तुम्हें दिखाई दे रहा है वो ओर होते हैं, और ये ओर क्या होते हैं, हेवी होते हैं। ये हेवी ओर, ये इट विल स्टिक इनटू द डीप ग्रूव्स एंड इंप्योरिटीज विल बी वॉश्ड अवे, इंप्योरिटीज विल बी कंटिन्यूअसली वॉश्ड अवे, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जरा गलती को अच्छी तरह से देख लेना। पहले तो क्या होता है बच्चे, ओर्स आर हेवी होते हैं, और वो हेवी ओर वो डीप वाटर में, डीप ग्रूव्स में वहां पे फंस जाते हैं, एंड इंप्योरिटीज विल बी वॉश्ड अवे। इतना सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट वन होता है बच्चे फ्रॉथ फ्लोटेशन। अच्छा याद रखना बच्चे, फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, फ्रॉथ का मतलब होता है झाग, समझ में आ गया, झाग होता है बच्चे। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चे, तो इसके लिए बस इतना सिंपल सा टेक्निक याद रखना, ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है। कौन से ओर के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चे, तो सल्फाइड ओर। क्यों सल्फाइड ओर, क्योंकि वो पोरस होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं। तो यहां पे एक चीज याद रखना, यहां पे जो ओर्स रहेंगे वो लाइट वेट रहेंगे, और जितनी इंप्योरिटीज रहेगी वो हेवी होने वाली है। थोड़ा सा उल्टा आने वाला है बच्चे यहां पे। अच्छा, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये रहा पल्वराइज ओर। बच्चे याद रखना, जितने भी ओर्स होते हैं जनरली सल्फाइड के ओर, मैं यहां पे कौन से ओर की बात कर रहा हूं बच्चे, सल्फाइड के ओर की बात कर रहा हूं, मतलब H2- ओर की बात कर रहा हूं। H2- ओर क्या होते हैं बच्चे, तो लाइट वेट होते हैं। क्या होते हैं, लाइट वेट। यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सल्फाइड ओर के वेट क्या होते हैं, तो इट इज नथिंग बट योर लाइट वेट होते हैं, क्योंकि वो पोरस होते हैं। दूसरी बात, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड एज अ प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी। सर व्हाट इज मीन बाय प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी मतलब होता है बच्चे, जितने भी ओर होते हैं ना, इट विल गेट वेट विद द वाटर, इट विल गेट वेट विद द ऑयल, मतलब वो गीले हो जाते हैं, वेट होते हैं, और वेट होते हैं किसके साथ, ऑयल के साथ। इसका मतलब बहुत ही आसान होता है बच्चे, जितने भी ओर होते हैं वो गीले होते हैं किसके साथ, तो ऑयल के साथ गीले हो जाते हैं। दूसरी बात, जितनी भी इंप्योरिटीज रहेगी ना बच्चे, इंप्योरिटीज, इट विल गेट वेट विद द वाटर। भाई खत्म कर लो यहां पे, समझ में आ गया। अब बेटा इसका मतलब तुम्हें क्या आजमाना है, यहां पे ऑयल और वाटर का मिक्सचर हमें करना है, और यही हम लोग बात कर रहे हैं। बेटा एक बार फिर से जरा देख लेते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पहले तो हम लोग लेते हैं सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर आर लाइट वेट, और सल्फाइड के ओर पोरस होते हैं बच्चे, और यहां पे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड एज अ प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी। ओ ऐसे याद रखो, ओ मतलब ऑयल इज गेट वेट विद द ओर, या फिर ओर्स आर गेट वेट विद द ऑयल, समझे ना। जितने भी ओर होते हैं वो वेट करेंगे किसके साथ, ऑयल के साथ, और जितनी भी इंप्योरिटीज रहेगी वो किसके साथ वेट करेगी बच्चे, तो पानी के साथ इंप्योरिटीज करेगी। तो चलो यहां पे कंसेप्ट हो जाता है। अब करे तो क्या करे, तो बच्चे मैंने यहां पे लिए क्या, यहां पे लिए मैंने पल्वराइजोर, जिसके साथ काफी सारी इंप्योरिटीज होती है। सल्फाइड के ओर बच्चे लिए, इसके साथ काफी सारी इंप्योरिटीज है। अब करे तो करे क्या बच्चे, यहां पे मैंने लिया पानी, समझे ना, आधा लेने वाला हो पानी, और उसके ऊपर लेने वाला हो क्या बच्चे, ऑयल लेने वाला हो, पाम ऑयल, समझ में आ गया, जो काफी सस्ता होता है। बाद में यहां से मैं एक पाइप को डालूंगा, वो परफोरेटेड पाइप होता है, यहां पे कंप्रेस एयर को डालूंगा। अब बेटा कंप्रेस एयर को पास किया तो ये पूरा की पूरा मिक्सचर क्या होगा, पूरा की पूरा मिक्सचर थरो एजिटेशन होने वाला है।
थरो मिक्सिंग होने वाला है। और जब थरो मिक्सिंग होगा तो जितना भी ड्यू टू द प्रेशर क्या हो जाता है बच्चे, ये ऑयल ऊपर, कभी ओर के पार्टिकल ऊपर, कभी ऑयल नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये थरो मिक्सिंग होने वाला है। अब थरो मिक्सिंग होने के बाद जितने भी, बेटा बाद में पाइप निकालोगे आप लोग, अब पाइप निकालने के बाद जितने भी ओर के पार्टिकल्स थे वो लाइट वेट थे, सल्फाइड के पार्टिकल्स लाइट वेट, और बेटा वो यहां पे एक झाग तैयार होता है। उस झाग में ये ओर के पार्टिकल, स्पेशली कौन से पार्टिकल बच्चे, तो सल्फाइड के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे तुमने क्या कर दिया, इस तरह से तुमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर दिया, मतलब रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज। और जितने भी गैंग पार्टिकल थे, जितने भी इंप्योरिटीज थे, वो सारे के सारे इंप्योरिटीज पानी के साथ वेट हो गए और वो नीचे बैठ गए, नीचे बैठ गए। तो ये तुम्हारे प्रोसेस होते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के कुछ एग्जांपल, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, एंड दिस इज नथिंग बट ये गैलिना होता है, ये सिनेबार होता है, और ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, जिंक ब्लेंड हो जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट वन आता है बच्चे, इतनी सारी इंप्योरिटीज को निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटीज और के साथ बच गई, कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटीज और के साथ बच जाती, पूरा पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता। लेकिन बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नाउ इमेजिन कर ले, ये ब्लू वाला क्या होता है आपके लिए, एक और हो गया, ब्लू वाला आपके लिए और हो जाता है, और ये येलो कलर की क्या हो गई, इंप्योरिटीज हो गई। कुछ भी करो बच्चे, ये इंप्योरिटीज निकल नहीं रही है। तो बच्चे अब देखना, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज मीन बाय गैंग? गैंग क्या होता है बच्चे? गैंग इज नथिंग बट ये जो इंप्योरिटीज आप लोग देख रहे हो ना, ये जो मेन ओर होता है, ये ब्लू कलर का मेन ओर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे, इसके साथ ये इंप्योरिटीज हो गई। जो इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर, द इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर, मैंने उसको बोला गैंग पार्टिकल। तो बच्चे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं द इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर, समझ में आ गया, द इंप्योरिटीज विच इज एसोसिएटेड विद द ओर। तो बच्चे इसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने बोल दिया गैंग पार्टिकल, या फिर मैंने उसको क्या बोल दिया बच्चे, तो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट वन, कुछ भी करके बच्चे, अब मुझे बताओ, कुछ भी करके तुम्हें क्या करना है, इस इंप्योरिटी को हटाना है। अब इस इंप्योरिटी को हटाना है तो बच्चे मुझे एक ऐसा केमिकल कंपाउंड लेना पड़ेगा, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो ओर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन धीरे से क्या करेगा, वो सारी इंप्योरिटीज को हटा देगा, सारे गैंग पार्टिकल को हटा देगा। और इसी को बच्चे मैंने क्या बोला, फ्लक्स मैंने बोला। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जो किसके साथ रिएक्ट करता है, गैंग के साथ रिएक्ट करता है, समझ में आ गया। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चे, अ केमिकल कंपाउंड, मुझे पता नहीं वो केमिकल कंपाउंड कौन सा रहेगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा बच्चे। अ केमिकल कंपाउंड विच एबल टू रिमूव, क्या करता है, विच हैज अ कैपेसिटी, वो रिमूव करता है, विच इज एबल टू रिमूव, क्या रिमूव करता है बच्चे, तो गैंग पार्टिकल को रिमूव कर रहा है। व्हाट इज मीन बाय गैंग? गैंग इज नथिंग बट द इंप्योरिटीज विच इज एसोसिएटेड विद द ओर। और जो इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या, किसका इस्तेमाल कर दिया बच्चे, तो फ्लक्स का इस्तेमाल कर दिया। जब ये गैंग एंड फ्लक्स दे विल रिएक्ट टुगेदर, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, बच्चे जरा देखना, ये फ्लक्स क्या करने वाला है, वो ओर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो गैंग के साथ रिएक्ट करेगा। एंड जब फ्लक्स एंड गैंग विल रिएक्ट टुगेदर, अ सॉलिड फ्यूजिबल मास इज गोइंग टू फॉर्म, एक सॉलिड मास फॉर्म हो जाता है। उस सॉलिड मास को हम लोगों ने क्या बोला, सॉलिड मास को हम लोगों ने बोला स्लैग। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बच्चे व्हाट इज मीन बाय स्लैग। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बेटा पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब वन बाय वन स्टेप को हम लोग बात करेंगे बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, और बाद में हाउ ओर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, ये सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। पहली बात जरा देख लेते हैं। पहली बात होती है व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब क्या हो गया बच्चे, रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज, ये तो हम लोगों ने बात कर दी। नेक्स्ट वन होता है कॉन्सेंट्रेटेड ओर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। कुछ भी करके उस ओर को हमें क्या करना है बच्चे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं जरा देखना। अब बच्चे जरा देखना, मेरे पास है जिंक कार्बोनेट है या फिर मेरे पास है जिंक सल्फाइड। बेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव कार्बोनेट एंड सल्फाइड। सल्फाइड को निकालना डिफिकल्ट होता है, कार्बोनेट को निकालना डिफिकल्ट होता है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को निकालना बहुत आसान हो जाता है, ऑक्सीजन को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए बच्चे हमें कुछ भी करके कॉन्सेंट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सर लेकिन ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करें, ऑक्साइड में कन्वर्ट करा मतलब बच्चों उसको जला दो। जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर आपको मिला है उसको आप लोग जला दो। लेकिन जलने के दो प्रक्रिया होते हैं, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। सर क्या होता है रोस्टिंग, क्या होता है कैल्सिनेशन?
बेटा नाम से आपको पता चला होगा, रोस्ट कर रहे हम लोग, रोस्ट मतलब जला रहे, ये जो ओर है ना कॉन्सेंट्रेटेड ओर, उसको जला रहे, इन एक्सेस ऑफ एयर में जला रहे, समझे ना, एक्सेस ऑफ एयर में जला रहे बच्चे, उसको मैंने क्या बोला, रोस्टिंग बोला। जैसे आप लोग बारबेक्यू में खाना खाने के लिए जाते हो तो खाने को क्या करते हो आप लोग, रोस्ट कर रहे हो, मतलब तुम लोग उसको जला रहे हो, हीट कर रहे हो और बेटा एक्सेस ऑफ एयर में जला रहे हो। तो बेटा यहां पे खाने की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है कि जो ओर आपको मिला है, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर आपको मिला, उसको आपने गर्म करना है, गर्म करना है, इन एक्सेस ऑफ एयर में उसको जलाना है। रिमेंबर रोस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर द ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। बच्चे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एक्सेस ऑफ एयर में आपको उसको जलाना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसको मैंने क्या बोला, रोस्टिंग बोल दिया। तो रोस्टिंग करने से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ गया, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑक्साइड में तो कन्वर्ट करना है। दूसरा प्रोसेस होता है बच्चे कैल्सिनेशन, जिसको रोस्टिंग आता है उसको कैल्सिनेशन बाय डिफॉल्ट आता है, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे, कैल्सिनेशन, व्हाट इज कैल्सिनेशन, वंस अगेन द प्रोसेस इन विच ओर इज कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। और किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो अब्सेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर मतलब क्या, उसको जलाना है, इसको हीट करना है, लेकिन हवा का टच नहीं, अब्सेंस ऑफ एयर, बेटा वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऐसा भी बोला तो भी चलता है। तो इसको मैंने क्या बोला बच्चे, कैल्सिनेशन। लेकिन सवाल आता है सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैल्सिनेशन कहां पे करना है, रोस्टिंग कहां पे करना है। चलो पहले तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में कुछ कर लेते हैं। अच्छा अब बच्चे देखना, कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ और इन अब्सेंस ऑफ एयर। देखो बच्चों, अब्सेंस ऑफ एयर में इसको गर्म कर दिया, और यहां पे क्या, प्रेजेंस ऑफ एयर में। अब बच्चे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने बोली थी ना, सर किसको हमें रोस्ट करना है, किसको कैल्सिनेट करना है, तो बच्चे ये पॉइंट को जरूर याद रखना। रोस्टिंग किसको किया जाता है, सल्फाइड ओर को। आई रिपीट, रोस्टिंग किसको किया गया, सल्फाइड ओर को रोस्ट किया जाता है। और कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं हम लोग, कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, तो कैल्सिनेट करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर में उसको गर्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं जरा देखना बच्चे। अच्छा कुछ एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करने से आपका कॉन्फिडेंस तो 2 गुना बढ़ेगा बच्चे। इमेजिन कर लो मेरे पास है कौन सा, सल्फाइड का ओर है, और ये मेरे पास कौन सा ओर है बच्चे, तो ये कार्बोनेट का ओर है। अच्छा ये क्या हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, कैलामाइन हो गया। अब बेटा मैंने उसके अंदर से सारी इंप्योरिटीज को हटा दिया, ऐसे मान लो तुम लोग, ठीक है ना, सारी इंप्योरिटीज हट गई है। अब उसको किसमें कन्वर्ट करना है, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। सर ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो बच्चे जरा देखना, यहां पे ये जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन है क्या, नहीं है ना, ऑक्सीजन नहीं है, तो बेटा हमें क्या करना है, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाना है। रिमेंबर क्या करना है बच्चे, इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में उसको जलाना है। अब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाओगे तो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड सल्फर इज गेटिंग ऑक्साइड। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है बच्चे, जिंक ऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया बच्चे। कितना आसान सा केमिकल रिएक्शन है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो जिंक होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इस प्रकार से बच्चे हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला। लेकिन इक्वेशन को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना बच्चे, हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहां पे आए गए 2, यहां पे आते हैं आपके 2, सल्फर हो गए 2, यहां पे हो गए 3, तो ये हो गया आपका कंप्लीटली इक्वेशन बैलेंस्ड। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसको मैंने क्या बोला, रोस्टिंग, मैंने उसको बोला रोस्टिंग। क्यों बोला, क्योंकि मैंने ये जो ओर था उसको एक्सेस ऑफ एयर में उसको जला दिया बच्चे, गर्म कर दिया मैंने उसको। नाउ द नेक्स्ट वन, कार्बोनेट। ये आप लोगों ने कई बार केमिकल रिएक्शन देखा बच्चे, किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप लोग गर्म कर रहे हो, देखो यहां पे ऑक्सीजन है, इस कार्बोनेट के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर बच्चे ऑक्सीजन है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। ऐसा एक शॉर्टकट टेक्निक मान लो आप लोग। तो आपने क्या करना है, उसको गर्म करना है इन अब्सेंस ऑफ एयर। तो बच्चे किसी भी मेटल कार्बोनेट को गर्म करो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और यहां पे क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। तो बच्चे 100 बात की एक बात, कितना इजी है, चाहे आप लोग रोस्ट करो, देखो ऊपर क्या था, रोस्ट था, और नीचे क्या, कैल्सिनेट है। अच्छा चाहे आप लोग रोस्ट करो, चाहे आप लोग कैल्सिनेट करो, आपको मिल क्या रहा है, मेटल ऑक्साइड। बेटा बात ही खत्म हो गई, किस्सा ही खत्म हो गया, मेटल ऑक्साइड आपको मिल गया। वही तो हम लोगों को कंटिन्यू चाहिए था, क्योंकि बेटा इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव सल्फर, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव कार्बोनेट, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों ना आप लोग कुछ एग्जाम्पल करो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए है। चलो ये एग्जाम्पल आपने करने हैं। जैसे बच्चे मेरे पास है लेड सल्फाइड, बाद में मेरे पास है लेड कार्बोनेट, और बाद में मेरे पास है HGS।
राइट। अच्छा, ये कुछ और होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन मैंने किया है। अब बच्चे आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है, मुझे इसको रोस्ट करना है कि मुझे कैल्सिनेट करना है। जल्दी से बोलो बच्चों, जल्दी से। आपने सही सोचा है। तो बच्चों जरा देखना, यहाँ पे क्या, अरे सल्फाइड है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रोस्ट करूंगा। इसको क्या करूंगा, कैल्सिनेट करूंगा। इसको क्या करूंगा, रोस्ट करूंगा। अच्छा, तो रोस्टिंग, बच्चों जरा देखना, रोस्टिंग है तो मैंने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, PbS प्लस SO2 मिल गया बच्चे, PbS प्लस SO2 मिल गया। अब बेटा यहाँ पे कैल्सिनेट है, कैल्सिनेट बस उसको गर्म करो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और बच्चे यहाँ पे क्या मिल गया आप लोगों को, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे लेड ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे, लेड ऑक्साइड, क्योंकि ये लेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड बन गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चे, चाहे रोस्ट करो या कैल्सिनेट करो, आपको क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड मिल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, सल्फाइड है क्या, रोस्ट करो, रोस्टिंग करके एक्सेस ऑफ एयर में रोस्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाता है बच्चे, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या नहीं है, तो बैलेंस करो इक्वेशन को, सभी इक्वेशन को बैलेंस आपको करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इट विल बी 2 2 थ्राइस ये इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन ऊपर का सेम टू सेम हो गया बच्चे, तो इट विल बी 2, यहां पे आएगा 2, यहां पे आता है आपका 2, यहां पे आएगा 3, ये हो गया आपके इक्वेशन बैलेंस्ड। तो यहां से एक बात पता चली बच्चों कि कैल्सिनेशन से कौन सा गैस निकलता है, क्योंकि कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेट करते हैं। अच्छा, कार्बोनेट को कैल्सिनेट करते हैं तो कैल्सिनेशन से गैस कौन सा निकला बच्चे, कैल्सिनेशन से आपका गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब रोस्टिंग से कौन सा गैस निकला बच्चे, रोस्टिंग से निकलता है आपका SO2 और SO2। तो ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह से देखनी है बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो जो भी आपने मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, सही है ना बच्चे, देखना जरा, ये आपने मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ये आपने मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब करना क्या है इस ऑक्सीजन को, क्योंकि बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कुछ याद आया क्या, नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा, अरे रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। सर व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, ये तो हम लोग 7th 8th से पढ़ रहे बच्चे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चे हमें क्या करना है, यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, यहां से भी ऑक्सीजन को रिमूव करना है। अब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो बच्चे हमें क्या मिलता है, जिंक मेटल मिलेगा। यहाँ पे कौन सा मेटल मिलता है बच्चे, तो लेड मेटल मिलने से रहा, समझ में आ गया। तो बच्चे ये आपका हो जाता है रिडक्शन। बच्चे देखो, रिडक्शन करना है तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। लेकिन बेटा जितना तुम लोग इजी समझ रहे हो, इतना इजी तो कुछ चीजें होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में बच्चे मैंने क्या लिखा है, कुछ मेटल्स का नाम लिखा है यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इन मेटल को मैंने क्या कर दिया, 3 हिस्सों में मैंने बांट दिया बच्चे, 3 हिस्सों में। ये पहले जो 5 मेटल्स होते हैं ना, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी, समझे ना। ये होते हैं आपके मिडल ऑर्डर वाले मेटल होते हैं, और ये नीचे वाले होते हैं आपके एकदम लीस्ट ऑर्डर वाले मेटल होते हैं। सभी मेटल को एक्सट्रैक्शन करने का, सभी मेटल से ऑक्सीजन निकालने का तरीका क्या सेम होगा क्या बच्चों, नहीं होगा ना, वही तो प्रॉब्लम है ना। तो बच्चे याद रखना, यहां पे ऑक्सीजन रिमूव करना है, इसका मतलब इमेजिन कर लो, अगर मैंने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बच्चे मैंने यहां पे लिया कॉपर ऑक्साइड। बेटा दोनों मेटल अलग अलग है, समझे ना। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर इज लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन तो छोड़ने वाले नहीं। इनमें से हमें ऑक्सीजन निकालना है बच्चे। तो याद रखना, पहले 5 मेटल का दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, उनका इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम लोग निकाल सकते हैं। उनका ऑक्सीजन हमें निकालना है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। लेकिन बच्चे ये जो मिडल ऑर्डर वाले एलिमेंट होते हैं ना, मिडल ऑर्डर वाले एलिमेंट, दे हैज अ कंपैरेटिवली लेस अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अगर कंपैरेटिवली लेस अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो उनका ऑक्सीजन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब आसान भाषा में दूसरे का ऑक्सीजन निकालेंगे, समझ में आ गया। दूसरे का ऑक्सीजन निकालने वाले को मैंने क्या बोला बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दीज आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और ये मिडल ऑर्डर वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, मिडल ऑर्डर वाले, उनको बच्चे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट से निकालेंगे। और बच्चे जो पहले 5 मेटल होते हैं ना, विच हैज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट वहां पे काम
नहीं करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट यहां से एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन को नहीं निकाल सकेंगे। समझ में आ गया? बिकॉज एल्यूमिनियम हैज अ ग्रेटेस्ट अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। बेटा इनकी बस की बात नहीं है। ये किसके ऊपर जोर मार रहे? तो बच्चे ये जिंक, आयरन, लेड, टीन, इनके ऊपर बेटा उनका ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि दे हैव अ कंपैरेटिवली लेस अफिनिटी। अच्छा, ये प्यारा सा एग्जांपल जरा देखना बच्चा, ये प्यारा सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा, मर्क्यूरी का पोजीशन कहां पे बच्चे? तो कॉपर के नीचे होता है। तो कॉपर से भी कम अफिनिटी किसकी हो गई बच्चे ऑक्सीजन की तरफ? तो मर्क्यूरी की हो जाती है। तो मर्क्यूरी क्या होता है? लीस्ट अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चे, इसको डायरेक्टली आप लोग गर्म करो, थर्मल डिकम्पोजिशन करो, मर्क्यूरी प्लस आपका ऑक्सीजन मिल जाता है बच्चे। इतना आसान सा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो ये कई बार ऐसा सवाल आ सकता है बच्चे कि ऐसा कौन सा मेटालिक ऑक्साइड है डिकम्पोज थर्मली डिकम्पोज करेगा, मतलब हीट करके उसको डिकम्पोज किया जाता है, तो वो होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड, बिकॉज इट हैज अ लीस्ट अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। लेकिन बच्चे जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना है रिड्यूसिंग एजेंट। और सर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? वो ऑक्सीजन का चोर होता है। अच्छा, ऑक्सीजन का निकाल लेता है बच्चे, ऑक्सीजन के ऊपर नजर होती है, ऑक्सीजन खींच के बाहर निकालेगा, एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चे यहां से प्रूव होता है, इस रिएक्शन में प्रूव होता है कि कार्बन क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है बच्चे, कार्बन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। चलो कुछ अच्छे वाले एग्जांपल कर लेते हैं। अब बेटा जरा देखो, सिर्फ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है और हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये तीनों रिएक्शन बच्चे वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने करने हैं, जरा देख लेते हैं। तो कार्बन फिर से रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड हाइड्रोजन इज आल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चे यहां पे मिलता है आपको कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे मिलता है आपको कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे आपको मिलेगा कॉपर प्लस वाटर। कितने आसान से केमिकल रिएक्शन है ना, बैलेंसिंग करने की जरूरत है, इतने इजी है। तो इन दिस रिएक्शन ये मेटल का एक्सट्रैक्शन हो गया बच्चे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने कर लिया बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये एग्जांपल एकदम डिक्टो है बच्चे, आप लोग तो आराम से कर सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट यहां से निकाल सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। वंस अगेन यहां से ऑक्सीजन को आप लोगों ने निकालना है, ये काम तो आप लोगों ने करना है। जैसे बच्चों यहां पे मिलता है लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे मिलेगा लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे मिलता है आपको लेड प्लस वाटर। मिल गया। चलो बच्चों कितना आसान है, आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन। अब बच्चों आप लोगों ने मेटल ऑक्साइड से मेटल को ले लिया, ठीक है ना, लेकिन वो मेटल के 100% प्योर है क्या? नहीं, वो तो क्रूड मेटल होता है, और उस क्रूड मेटल को हमें क्या करना पड़ता है बच्चे? रिफाइनिंग करना पड़ता है। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल करेंगे, ये तो हमने कहां पे पढ़ा है बच्चे? इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है। जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा ये इलेक्ट्रोलिसिस में ये पूरा कंसेप्ट हमने कवर करने की कोशिश की है, अभी यहां पे नहीं करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल से हमें क्या मिल जाता है बच्चे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल से हमें मिल जाता है एक प्योर मेटल। लेकिन बच्चे जरा इतना मेहनत करने के बाद बेटा एक एग्जांपल तो हमारा बनता है, और ये कौन सा एग्जांपल है पता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बिफोर आई गो टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, थोड़ा सा एल्यूमिनियम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं बच्चे, और ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, एल्यूमिनियम क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है इन अर्थ क्रस्ट, बहुत ही अबंडेंट होता है बच्चे। लेकिन याद रखना एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? तो 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? तो इट विल बी 283 हो गया। थोड़ी सी पहले एल्यूमिनियम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते ताकि वो इंफॉर्मेशन हमें आगे जाके काम आ सके। नाउ द नेक्स्ट वन। बच्चे मैंने पूछा टू विच पीरियड इट बिलोंग्स टू द पीरियोडिक टेबल। राइट नाउ इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल 3 हो जाते हैं। अच्छा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा बच्चे? कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? तो ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करेगा। मतलब ये उसकी पोजीशन हो गई इन द पीरियोडिक टेबल, एल्यूमिनियम मेटल की पोजीशन। इसकी वैलेंसी क्या रहेगी बच्चे? इसकी वैलेंसी +3 रहेगी, क्योंकि इसके वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये पॉइंट हमें आगे काम आने वाला है। याद रखना बच्चे, एल्यूमिनियम मेटल क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, और यही कंसेप्ट हमें आगे जाके काम आने वाला है। एल्यूमिनियम मेटल इज एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। सर व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक इन नेचर? एम्फोटेरिक मेटल होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? विच हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कली। एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। इससे मेटल
मेटल्स को मैं क्या बोलता हूं बच्चे, एम्फोटेरिक मेटल। एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड ये आपके एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। नॉट ओनली दिस मेटल बच्चे, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये मेटल एम्फोटेरिक तो होते हैं, लेकिन उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड दे आर ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर बच्चों, दे आर ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। तो चलो ये एल्यूमिनियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब बच्चे मैंने पूछा ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन सा रहेगा, मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन सा रहेगा बच्चे, तो बॉक्साइट रहेगा। और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इट विल बी Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। ये होता है आपका मेजर और एल्यूमिनियम का, और ये होता है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला आपने सही तरीके से लिखना है बच्चे। लेकिन बच्चों एक परेशानी आ गई, और परेशानी क्या होती है पता है, इसके साथ कुछ इंप्योरिटीज होती है। और कौन सी इंप्योरिटीज होती है इसके साथ, इंप्योरिटीज होती है फेरिक ऑक्साइड, राइट ना, फेरिक ऑक्साइड एंड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये होती है मेजर इंप्योरिटीज। और ये मेजर इंप्योरिटीज किसके साथ होती है बच्चे, तो बॉक्साइट के साथ होती है। हमें कुछ भी करके, हमें क्या करना है, कुछ भी करके इस इंप्योरिटी को क्या करना है बच्चे, हटाना है, ताकि हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को अच्छी तरह से कर सके। तो करे तो क्या करे, साइंटिस्ट कम्युनिटी परेशान हो गई, करे तो क्या करे। अब बच्चे मुझे बता, तो पहला तो कौन सा प्रोसेस होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब क्या करना है, हमें ये जो इंप्योरिटीज है, इस इंप्योरिटी को क्या करना है बच्चे, हटाना है। अच्छा, फिजिकल मेथड से ये इंप्योरिटीज हटती नहीं है। फिजिकल मेथड लाइक फ्रॉथ फ्लोटेशन से नहीं हटेगा, ग्रेविटी सेपरेशन से नहीं, मैग्नेटिक सेपरेशन से। अरे करे तो क्या करे, तो यहां पे हम लोग को केमिकल ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा। इस इंप्योरिटी को मुझे क्या करना है बच्चे, निकाल के बाहर फेंकना है। अच्छा, इस इंप्योरिटी को निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है बच्चे, रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज। लेकिन ये रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज किसने करके दिखाया हम लोगों को बच्चे, तो बेयर ने दिखाया। तो बेयर भाई साहब ने हमें बताया कि हाउ टू रिमूव फेरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो इंप्योरिटीज होती है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है। तो बच्चे ये 3 स्टेप आपने कुछ भी करके याद रखने, कुछ भी करके। कौन सा पहला स्टेप होता है, तो बॉक्साइट को हम लोगों ने लिया। अब बॉक्साइट को हमने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, कॉस्टिक सोडा के साथ। कॉस्टिक सोडा का यहां पे काम क्या होता है बच्चे, तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब बच्चे उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया, ऐसा सवाल आपके मन में भी तो आना जरूरी है। सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा ऐसे थोड़ी चलेगा बच्चे। उसने एसिड क्यों नहीं लिया, अगर वो एसिड लेता तो वो एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करता था, और बॉक्साइट मतलब वो इंप्योरिटीज थी, इंप्योरिटी मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, उनके साथ भी रिएक्ट कर लेता था। लेकिन बच्चे याद रखना, ये जो इंप्योरिटीज होती है, देखो ये क्या होता है, बॉक्साइट होता है। और बॉक्साइट क्या होता है बच्चे, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी। लेकिन ये जो इंप्योरिटीज है, दे आर नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर। इफ दे आर नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर, आर दे गोइंग टू रिएक्ट विद द कॉस्टिक सोडा, वो तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो एक्सक्लूसिवली कौन रिएक्ट करेगा बच्चे, कौन रिएक्ट करेगा, तो बॉक्साइट ही रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। और इस तरह से आपको क्या मिल गया बच्चे, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या लिखा बच्चे मैंने, सोडियम एल्यूमिनेट। ये फॉर्मूला आपको मिल गया, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर मिल गया। कुछ भी करके बच्चे, आप लोगों ने कुछ भी करके ये केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन बार बार पूछा था। यहां पे लिखना है बच्चे ट्वाइस वाटर, ट्वाइस H2O लिखना, मैं भूल गया। यहां पे होता है ट्वाइस H2O, ये हो गए 6 4 6 हो गए। यहाँ पे होते हैं तुम्हारे 3, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ओके, ये होते तुम्हारा क्या, ये पूरा केमिकल रिएक्शन सोडियम एल्यूमिनेट के साथ हो जाता है बच्चे। इसको जरा रिफाइन करके रखना, Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O ट्वाइस NaOH के साथ सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला NaAlO2 होता है, NaAlO2। नाउ द नेक्स्ट वन, अब ये सोडियम एल्यूमिनेट आपको मिला है, क्या करो बच्चों, ये जो एल्यूमिनेट आपको मिला, ये प्रोडक्ट आपको मिले एज इट इज, आप लोग ले लो। मुझे बता, इस सोडियम एल्यूमिनेट में कौन से मेटल होते हैं, 2 प्रकार के मेटल होते हैं। एक होता है बच्चे सोडियम मेटल होता है, एक होता है एल्यूमिनियम मेटल। इसका क्या करना है हम लोगों को, हाइड्रोलाइसिस करना है। अब हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बच्चे हमें क्या मिलने वाले, उसके मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम का मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का क्या मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रोसेस होता है बच्चे, आई रिपीट, सोडियम का क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों बच्चे, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रीजनरेशन हो गया है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिप्रोड्यूस्ड हो गया इस सेकेंड केमिकल रिएक्शन में। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, दूसरे बॉक्साइड के साथ रिएक्शन करना शुरू करेगा, राइट ना। और ये साइकिल में चलता
रहेगा बच्चे, लेकिन हमें इससे ज्यादा हमें इससे लेना देना नहीं, हमें किससे लेना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैं गर्म करूंगा बच्चे कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस। अब 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं गर्म करता हूं, ये रिएक्शन भी सभी को पता है, हमने एसिड बेस में भी किया है बच्चे, और हम लोगों ने ग्रेड 9 और 8 में भी किया होगा। किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हो, किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिलने वाला है। और इस तरह से बच्चे हम लोगों ने क्या कर दिया, इंप्योरिटीज को हम लोगों ने हटा चुके हैं। ये सारी इंप्योरिटीज हमारी हट चुकी है। जिनको नहीं समझा एक बार फिर से जरा समझ लेते हैं हम लोग, चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया बच्चे, जरा देखना, हम लोगों ने क्या लिया था, बॉक्साइट को लिया था Al2O3.2H2O, ये लिया था हमने। इसको किसमें डिसॉल्व कर दिया, NaOH। NaOH का काम क्या होता है, NaOH का काम होता है बच्चे सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अच्छा, यही क्यों लिया, क्योंकि बॉक्साइट क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। अदर इंप्योरिटीज आर नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर। अच्छा, बाद में तुम्हें केमिकल कंपाउंड कौन सा मिला, सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया, और सोडियम एल्यूमिनेट के साथ आपको क्या मिला बच्चे, पानी मिल गया। दैट्स इट, हो गया केमिकल इक्वेशन। अच्छा, आपने क्या करना है बच्चे, ये आपका पहला स्टेप, कुछ भी करके ये पहला स्टेप आपको याद रखना है। बाद में यही उठा के नीचे ले लो, यही उठा के नीचे ले लो बच्चे, तो आपको क्या मिल गया, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस क्या मिल गया बच्चे, पानी, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर को रिएक्ट कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। सोडियम का क्या, देखो यहाँ पे दो मेटल है, एक सोडियम मेटल है और एक एल्यूमिनियम मेटल है। सोडियम का क्या बनेगा बच्चे, सोडियम का बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर द टाइम बिंग बच्चों मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं किए, चलो इक्वेशन भी बैलेंस कर लेता हूं। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, और ये हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पे 3। चलो इक्वेशन को भी बैलेंस कर दिया। अब जरा देखना बच्चे, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जनरेट हुआ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से बॉक्साइड के साथ दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बॉक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और ये रीजनरेट रिसाइकल रिएक्शन होता है, तो एक साइकिल में चलता रहेगा। लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं, हमें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करना है। अच्छा, तो बच्चे मैंने क्या लिया, फिर से एल्यूमिनियम लिया, और इस एल्यूमिनियम को मैं गर्म करने वाला हूं 1000 डिग्री सेल्सियस। बेटा इसको ही कैल्सिनेशन हम लोग बोलते हैं। कैल्सिनेशन मतलब क्या, हीटिंग ऑफ और एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म कर दिया, एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म कर दिया, तो इट विल बी Al2O3 प्लस तुम्हें क्या मिल गया बच्चे, पानी मिल गया। और इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, और हो गया आपका, मतलब इंप्योरिटीज भी आप लोगों ने हटा दी, समझे ना, इंप्योरिटीज हटा दी, और डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर दिया। मेटल ऑक्साइड ना, मतलब ना कॉन्सेंट्रेट, मतलब ना मेटल ऑक्साइड, मतलब आपको ना रोस्टिंग करने की जरूरत पड़ी, ना कैल्सिनेशन करने की जरूरत पड़ी, और ये डायरेक्टली आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है बच्चे, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन सा पता है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब मैंने पूछा आपको क्या मिला बच्चे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बच्चे इज इट वेरी इजी टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग रेड्यूसिंग एजेंट लाइक अ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इनसे हम लोग इस मेटल को निकाल सकते हैं क्या बच्चे, तो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम हैज अ ग्रेटेस्ट अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। समझ में आ गया, एज कंपेयर टू दिस दे हैव अ ग्रेट, एल्यूमिनियम हैज अ ग्रेट अफिनिटी एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग करें तो क्या करें, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बेटा ये तो हम लोग यूज नहीं करने वाले। तो कुछ भी करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमें क्या निकालना है बच्चे, ऑक्सीजन को निकाल के बाहर फेंकना है। समझ में आ गया, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मतलब आपने यूज करना है इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चे हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड करना पड़ता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज प्रीफर्ड एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चे याद रखना, एल्यूमिनियम हैज अ ग्रेटेस्ट अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज अ हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मेकिंग इट्स ऑक्साइड वेरी स्टेबल एंड रेजिस्टेंस फॉर द केमिकल रिडक्शन बाय यूजिंग कॉमन रेड्यूसिंग एजेंट लाइक अ कार्बन। समझ में आ गया, वो रिलक्टेंट है, वो देगा नहीं। समझ में आ गया, क्योंकि दे इट्स गोइंग टू फॉर्म वेरी स्टेबल मेटल ऑक्साइड दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे करे तो क्या करें, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है, मतलब क्या करना है बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो हमें करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है बच्चे हम लोगों को, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। जैसे आपको पता चला
आपका ग्राफाइट इलेक्ट्रोड होता है। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड क्या हो गया बच्चे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। कहां पे पढ़ा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रोलिसिस नाम के चैप्टर में पढ़ा था। प्लैटिनम एंड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो क्या होता है बच्चे, C2CA2A। सर व्हाट इज C2CA2A? कटायंस कैथोड की तरफ चले जाते हैं, अनायंस एनोड की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है, फ्यूज एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। फ्यूज मतलब क्या होता है बच्चे, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करनी है। उस प्रोसेस को मैंने क्या बोला बच्चे, हॉल हेरोल्ड। समझ में आ गया, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बोल दिया। अब हॉल हेरोल्ड का काम क्या आता है जरा देखना। पहले तो अब जरा इमेजिन कर लो, मैंने मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब उसको मेल्ट करना है। अब मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, लेकिन साइंटिस्ट को दो परेशानियां फेस कर रहे थे। और कौन सी परेशानी थी पता है बच्चे? पहली परेशानी, पहला लिमिटेशन कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वेरी वेरी हाई, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस। और ये इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कि तब तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाता था, वेपराइज हो जाता था। तो बच्चे इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन चलो कुछ भी करके हमने उसको मेल्ट कर दिया, उसको फ्यूज कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी कंडक्टिविटी भी कम हो गई। तो दीज आर द टू लिमिटेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसलिए बेटा एल्यूमिनियम मेटल क्या था, वन ऑफ द एक्सपेंसिव मेटल होता था, क्योंकि बेटा प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस था, क्योंकि दो लिमिटेशन थे। कौन से दो लिमिटेशन थे? पहला तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वेरी हाई, ट्रेमेंडसली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। उसको करने में कितना खर्चा आ जाता है बच्चे। नेक्स्ट वन, उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत कम होगी। ऐसा नहीं कि कंडक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी भी कम है। अब करे तो क्या करे, इस समस्या का समाधान क्या रहेगा? तो उन्होंने, दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हॉल हेरोल्ड। उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, इस प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया। इससे पहले इतना एल्यूमिनियम महंगा था बच्चे, लेकिन हॉल हेरोल्ड ने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम ऐसा प्रोसेस को इवॉल्व कर दिया कि एल्यूमिनियम मेटल को काफी सस्ता कर दिया। अब एल्यूमिनियम मेटल हम लोग रोटी रैप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अब एल्यूमिनियम मेटल हम लोग एरोप्लेन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे। तो जरा देखना, ऑल क्रेडिट गोज टू द हॉल हेरोल्ड, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में दो केमिकल कंपाउंड को ऐड कर दिया। एक था क्रायोलाइट, एक था फ्लोरस्पार। अच्छा, क्रायोलाइट का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है बच्चे आप लोगों को, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ये होता है क्रायोलाइट। समझ में आ गया, ये होता है क्रायोलाइट। और इन्होंने क्रायोलाइट को क्यों डाला, ताकि क्या करे, हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करें। मेल्टिंग पॉइंट अभी डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 950 तक पहुंचा, 1000 डिग्री सेल्सियस से हमने कम कर दिया, 1000 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया बच्चे। हमने क्या कर दिया, बाय एडिंग क्रायोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, हमने मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। और ये पहला सब्सटेंस, आपको हमेशा पूछते हैं कौन सा सब्सटेंस ऐड कर दिया, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया। अच्छा, कैसे कम कर दिया, क्रायोलाइट को ऐड कर दिया। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड हो जाता है। चल दूसरा, अब बेटा देखो, मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो गया, लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ानी है ना हम लोगों को, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या, फ्लोरस्पार को ऐड कर दिया। तो फ्लोरस्पार का फॉर्मूला क्या होता है, CaF2। तो CaF2 ने क्या कर दिया बच्चे, तो कंडक्टिविटी को उसने बढ़ा दिया। क्या कर दिया, कंडक्टिविटी को। और यही सवाल पे सवाल पूछा थे, तो कौन से दो सब्सटेंस ऐड कर दिए, और कौन से दो सब्सटेंस ऐड करने के बाद उनका रोल क्या होगा बच्चे, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क आप लोगों ने करना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस है, ये इलेक्ट्रोलिसिस सबको आता है बच्चे। तो हमने एक वेसल लिया है, लेकिन इस वेसल की कमाल की बात क्या होती है, तो इसका जो वॉल होता है वो कार्बन लाइनिंग होता है। समझ में आ गया, कार्बन लाइनिंग का पूरा वॉल होता है। बाद में इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा बच्चे, तो इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चे, क्रायोलाइट को डाल दिया, Na3AlF6। बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया, कैल्शियम फ्लोराइड को यहाँ पे डाला है। इसने क्या कर दिया, कंडक्टिविटी को यहां पे बढ़ा दिया। इसने क्या कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया। समझ में आ गया, और प्रोसेस तो आसान हो गई ना। और बाद में बच्चे, ये जो रॉड आपको डिप यहां पे दिखाई देते हैं, वो ग्राफाइट के रॉड होते हैं, और ये ग्राफाइट के रॉड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इफ द पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, तो बच्चे मैंने उनको क्या बोल दिया, एनोड। समझ में आ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। नाउ द वॉल ऑफ अ बैटरी, रिमेंबर द वॉल ऑफ अ सेल, ये पूरा वॉल ऑफ द सेल इज अटैच्ड टू द नेगेटिव
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये नेगेटिव टर्मिनल को मैंने क्या बोल दिया बच्चे, कैथोड। इसका मतलब पूरा की पूरा वॉल ऑफ अ कंटेनर एक्ट एज अ कैथोड राइट नाउ, और जो इलेक्ट्रोड को मैंने इंसर्ट किया है अंदर वो क्या हो गया, आपके ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड है एंड विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और मैंने क्या बोल दिया उसको, एनोड बोल दिया। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है बच्चे, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने पूछा व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कौन से आयंस रहेंगे सॉल्यूशन में। अच्छा तो बच्चे मुझे बता, ये मेरे पास कौन सा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आयन कौन से रहेंगे, तो इट विल बी Al3 प्लस O2 माइनस, ये इस तरह से कटायन आयन रहेंगे। अच्छा मेरे पास दूसरा केमिकल कंपाउंड कौन सा था, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, राइट ना, सोडियम एल्यूमिनियम। तो सोडियम की वैलेंसी Na प्लस होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी Al3 प्लस होगी, और ये होता है आपका फ्लोराइड F माइनस, ठीक है ना। अच्छा नहीं, हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया बच्चे, कैल्शियम फ्लोराइड को ऐड कर दिया। अब कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी, Ca2 प्लस, फ्लोराइड की वैलेंसी होगी F माइनस। अब मुझे बता, इस सॉल्यूशन में मल्टीपल कटायन है और मल्टीपल अनायन है। जब सॉल्यूशन में मल्टीपल कटायन एंड मल्टीपल अनायन रहेंगे, हमने इलेक्ट्रिक करंट को ऑन कर दिया, सभी कटायन कैथोड की तरफ जाएंगे और सभी अनायन एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट काम आता है बच्चे, दैट बिकॉज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, और ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस का वीडियो जरा जाके देखना बच्चे, तो वहां पे आपको पता चलेगा। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में अगर मल्टीपल कटायंस है, जो कटायन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है ना, नीचे होता है, उसको पहला प्रेफरेंस मिलता है। तो बच्चे यू टेल मी, सोडियम कैल्शियम की पोजीशन ऊपर होती है, लेकिन बच्चे याद रखना एल्यूमिनियम की पोजीशन नीचे होती है। एल्यूमिनियम की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगी, मतलब इट इज गेटिंग इजीली रिड्यूस्ड, वो आराम से रिड्यूस होगा, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो बेटा यू टेल मी, ये एल्यूमिनियम इज गेटिंग रिड्यूस। कैथोड पे क्या होता है बच्चे, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन चलता है, ये कटायन कैथोड पे जाएंगे, लेकिन रिड्यूस करेगा कौन, रिड्यूस मतलब गेन कौन करेगा, तो एल्यूमिनियम गेन करेगा। अच्छा यहां पे कौन लूज करेगा, तो ऑक्सीजन लूज करेगा, ये नहीं करेंगे, ऑक्सीजन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो बाकी के क्या रहे, स्पेक्टेटर आयन, समझे ना, स्पेक्टेटर आयन रहे। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो मैंने पूछा रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड। अरे कटायन, कटायन कौन सा डिस्चार्ज होने वाला है, एल्यूमिनियम डिस्चार्ज होगा बच्चे। तो एल्यूमिनियम की फॉर्म एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al3 प्लस, ये एल्यूमिनियम कटायन है आपका। अच्छा मुझे बता, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अच्छा उसने क्या कर दिया, अरे बच्चे ये Al3 प्लस है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, तो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन, ये आयोनिक इक्वेशन आपको यहाँ पे कहां पे लिखना बच्चे, रिएक्शन एंड कैथोड का कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेक्स्ट बुक में आप कैसे लिखा है, टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है, 4Al3 प्लस प्लस बेटा 12 इलेक्ट्रॉन एंड आपको मिलता है 4 एल्यूमिनियम। दोनों सही है, दोनों सही है, बस उसको बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में उसको बैलेंस कर दिया, दोनों सही है एक्चुअली। अच्छा मुझे बता, 4 एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता, कॉमन सेंस है, एक एल्यूमिनियम 3, तो 4 एल्यूमिनियम कितने बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो अल्टीमेटली 4 कितने करेंगे, तो 4 12 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ना, राइट ना, 12 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और 4 एल्यूमिनियम वहां पे फॉर्म हो जाते हैं। अब बेटा ये तो रिएक्शन हो गई कैथोड पे। एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलता है, एनोड पे चलता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखना, ये तुम्हारा O2 माइनस है, और O2 माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू O में कन्वर्ट हो गया। क्या सिंगल मोनो एटॉमिक होता है क्या ऑक्सीजन, नहीं होता ना, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और यहां पे क्या बनेगा बच्चे, तो O2 बन गया। गैस कौन सा निकला बच्चे, एनोड में गैस निकला आपका ऑक्सीजन गैस। लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको कुछ इस तरह से दिया, 6O2 माइनस माइनस 12 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू थ्राइस O2। ये भी चलता है और ऊपर का भी चलेगा, कोई इशू नहीं बच्चा है। यहां पे बस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया। इसका मतलब 6 ऑक्साइड, देखो बच्चों एक ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 ऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। इसने 12 इलेक्ट्रॉन दिए एनोड पे, 12 इलेक्ट्रॉन दिए, और वही 12 इलेक्ट्रॉन कौन लेने वाला है, यही 12 इलेक्ट्रॉन 4 एल्यूमिनियम लेने वाले हैं। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस कर दिया। बच्चों इधर इतना आपने इतना लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना, आपने इतना लिखा तो भी चलेगा। अब देखो डिपेंड कि आपके एग्जामिनर कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। चलो आगे कर लेते हैं, हम लोग आगे कर लेंगे।
अब बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया तो हम लोगों ने क्या करते हैं बच्चे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, ठीक है ना। देखो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फ्यूज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद हमें मिलता है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिल गया। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिल गया। इक्वेशन को बच्चे जरा देखना, यहाँ पे दो, सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, इस तरह से मैंने इक्वेशन को कंप्लीटली बैलेंस कर दिया। यहां से बच्चे मुझे पता चला एल्यूमिनियम कहां पे मिलता है, एल्यूमिनियम हमें मिल गया कैथोड पे, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसीलिए क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि रिड्यूस्ड हो रहा है एल्यूमिनियम कटायन, वहां पे रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम मेटल मुझे मिला। ऑक्सीजन कहां पे मिला बच्चे, ऑक्सीजन मुझे मिलता है एनोड पे, ठीक है ना, एनोड पे ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन गैस मुझे मिला है कहां पे, तो एनोड पे मिला है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब पूछा है कि व्हाई एनोड इज रिप्लेस्ड पीरियोडिकली, एनोड को हम लोगों ने रिप्लेस क्यों किया पीरियोडिकली, ये सवाल 101% पूछा था बच्चे, व्हाई एनोड इज रिप्लेस्ड पीरियोडिकली। इसके लिए बच्चे ये डायग्राम को जरा देखना, यहां पे आप लोग महसूस करोगे कि यहाँ पे गैस कौन सा निकल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, यहाँ पे गैस कौन सा निकला, ऑक्सीजन, और यहाँ पे गैस कौन सा निकला, तो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे निकल रहा है बच्चे, एनोड पे। मुझे बता अंदर का टेम्परेचर कितना, अंदर का टेम्परेचर अभी भी कम नहीं बच्चे, 950 डिग्री सेल्सियस है। 950 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर नहीं होता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, समझ में आ गया। और जो बच्चे मटेरियल मैंने यूज किया वो मटेरियल कौन सा है, तो ग्राफाइट मटेरियल होता है। अच्छा ग्राफाइट मटेरियल, बेटा ग्राफाइट मटेरियल क्या होता है, कंबस्टिबल। बेटा आइडियल कंडीशन बन रही है, कैसे आइडियल कंडीशन, देखो ग्राफाइट मटेरियल कंबस्टिबल होता है। अच्छा कंबस्टिबल मटेरियल अंदर टेम्परेचर भी ज्यादा है, अच्छा टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन प्योर ऑक्सीजन गैस भी निकल रहा है। प्योर ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, इसको जला के खाक कर लेगा, समझ में आ गया। प्योर ऑक्सीजन गैस इसके साथ ग्राफाइट के साथ जलेगा, ग्राफाइट जलेगा तो ग्राफाइट कंज्यूम होगा, ग्राफाइट कंज्यूम होगा तो हर आधे घंटे के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये ग्राफाइट को रिप्लेस करना पड़ता है। ग्राफाइट को रिप्लेस करो मतलब क्या करो बच्चों, एनोड को रिप्लेस करो, क्योंकि आंसर क्या रहेगा, एट एनोड गैस कौन सा निकला है बच्चे, एट एनोड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो चुका है, समझ में आ गया। ऑक्सीजन गैस रिलीज हो चुका है तो वो ग्राफाइट को क्या करेगा बच्चे, जो ग्राफाइट को बर्न करेगा, समझ में आ गया, ग्राफाइट को करेगा बर्न। अच्छा ग्राफाइट को अगर बर्न कर दिया तो ग्राफाइट इज गेटिंग कंज्यूम, ग्राफाइट खत्म हो रहा है। जब ग्राफाइट खत्म हो गया तो बच्चे हमें ग्राफाइट को क्या करना पड़ता है, एनोड को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। ये कंसेप्ट को कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है। नेक्स्ट वन और एक कंसेप्ट आता है बच्चे, या व्हाई कोक पाउडर, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा व्हाई कोक पाउडर इज स्प्रिंकल्ड, व्हाई कोक पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट। अरे बच्चों यू टेल मी राइट नाउ, यहाँ पे फिर से जरा देखना, ये डायग्राम के ऊपर आते हैं। अच्छा यहाँ पे ग्राफाइट पाउडर को हम लोगों ने, कोक पाउडर को हम लोगों ने क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट था ना, इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से ढक दिया। किसके साथ ढक दिया बच्चे, तो हम लोगों ने ढक दिया कोक पाउडर के साथ, स्प्रिंकल कर दिया। क्यों ऐसा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 950 हमें मेंटेन करना है, समझे ना। हमें हीट लॉस को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। हीट लॉस को अगर हमें अवॉइड करना है ना बच्चे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, व्हाई कोक पाउडर इज स्प्रिंकल्ड टू अवॉइड द हीट लॉस, ठीक है ना, टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट, समझे ना, टू अवॉइड द हीट लॉस या फिर लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, समझ में आ गया। ये सवाल कई बार पूछा गया है बच्चों, टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन या फिर लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बच्चे, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट रह जाता है एंड दैट वी कॉल्स अलॉयज। व्हाट इज मीन बाय अलॉयज, बेटा यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमारा खत्म हो जाता है। अच्छा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन भी हमने अच्छी तरह से कर लिया बच्चे, ये सारे कंसेप्ट को हमने देख लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। लास्ट टॉपिक बचा है बच्चों एंड दैट इज अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। किसके होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, टू और मोर मेटल, और कभी कभी हम लोग नॉन मेटल भी ऐड कर लेते हैं। ये सभी को आता है ये कंसेप्ट। मेटल एंड मेटल के कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, तो अलॉय बोलते हैं। अच्छा कुछ अलॉय और उसके एग्जांपल 100% आते हैं बच्चे। पहला तो एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं ब्रास। ब्रास क्या होता है, ब्रास होता है आपका कॉपर प्लस जिंक होता है, याद रखना ये होता है ब्रास, समझे ना, कॉपर प्लस जिंक होता है। इसके कंपोजिशन पूछा था, परसेंटेज कभी करने की जरूरत नहीं है। मेन मेटल कभी कभी पूछा था, मेन मेटल आपका कॉपर होता है और बाद में जिंक इज एडेड टू द मेन मेटल, समझ में आ गया। अच्छा कहां पे काम होता है, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग में काम आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए एंड यूटेंसिल, कॉपर के, ब्रास के, पीतल के बर्तन आपके घर में रहेंगे बच्चे, तो ब्रास मतलब पीतल ही होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के मेडल, ब्रॉन्ज के स्टेचूज आप लोगों ने देखे होंगे बच्चे। तो ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर प्लस टीन होता है। कॉपर मेजर मेटल होता है, टीन इसके अंदर डाला जाता है।
राइट ना। कॉपर मेजर मेटल होता है, टीन इसके अंदर डाला, कंपोजिशन आपको याद रखना है बच्चे। अच्छा, क्यों हम लोगों ने डाला, हार्डर देन द कॉपर होता है, यूज इन द स्टेचूज मेडल, बेटा वो हार्डनेस उसको आ जाता है, टीन डालने से कॉपर को हार्डनेस आ जाता है, इसलिए तो स्टेचूज मेडल बनाने के लिए काम आ जाता है। नेक्स्ट वन होता है बेटा सोल्डर। सोल्डर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसको फिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको फ्यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोल्डर वायर। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, तो लेड मेटल होता है और उसके अंदर हम लोग टीन को डाल दिया, समझ में आ गया, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। अच्छा, लो मेल्टिंग पॉइंट यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर को करने के लिए काम आता है। सोल्डर कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, आयरन एंड स्टील क्या होता है बच्चे, स्टील, स्टील इज नथिंग, जो स्टील के रॉड हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन में यूज करते रहते हैं, तो वो होता है तुम्हारा स्टील। तो स्टील क्या होता है, आयरन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है। आयरन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन को मैंने क्या बोल दिया बच्चे, तो स्टील मैंने बोल दिया। अच्छा, तो उससे क्या होता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, कार्बन डालने से हार्डनेस आ गया, ठीक है ना। यूज इन बिल्डिंग टूल्स एंड मशीनरी में यूज करते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन होता है बच्चे स्टेनलेस स्टील। स्टील अलग होता है, स्टेनलेस स्टील अलग होता है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील हम लोग कहां पे, अरे घर में जितने भी किचन के बर्तन है बच्चे, किचन में जितने भी बर्तन है वो सभी स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, आयरन का इस्तेमाल कर दिया, क्रोमियम का इस्तेमाल कर दिया, निकल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन भी डाला जाता है ताकि उसको हार्डनेस मिल सके। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, इट इज अ रस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है बच्चे। यूज इन अ किचन वेयर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी जितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो सभी स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ठीक है ना, वो रस्ट भी नहीं होते जल्दी से। नेक्स्ट वन होता है ड्यूरेल्यूमीन, नाम से पता चला इट इज एल्यूमिनियम का होता है बच्चे। अच्छा, एल्यूमिनियम मेजर होता है, बाद में उसके कॉपर, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, याद रखना बच्चे, एल्यूमिनियम में कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज इस तरह से डाला था। ये अलॉय व्हील्स बनाने के लिए काम आता है, अलॉय व्हील्स। सो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग एंड लाइट होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आता है, एयरक्राफ्ट बनाने में काम आता है, कौन, तो ड्यूरेल्यूमीन काम आ जाता है। नेक्स्ट वन बच्चे, और दूसरा भी एक होता है मैग्नीशियम, ये मेजर काम आता है एरोप्लेन बनाने के लिए। एल्यूमिनियम होता है और इसके नाम, इसके अंदर मैग्नीशियम, नाम में शब्द छुपा है बच्चे, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मेजर कंपोनेंट मेटल कौन सा होता है, तो बच्चे वो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर मैग्नीशियम को डाला गया और इस तरह से वो मैग्नीशियम हो गया, एरोप्लेन मेकिंग में ये काम आ जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन होता है निक्रोम। ये आप लोगों ने पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया होगा बच्चे, ये निक्रोम वायर होता है। और निक्रोम वायर नाम से पता चला, निकेल एंड क्रोमियम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बच्चे, बहुत ज्यादा होता है। टोस्टर में काम आता है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स में काम आता है, समझे ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है, अमलगम्स। अलॉयज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, अब बात करते हैं हम लोग अमलगम के। अमलगम क्या होता है बच्चे, याद रखना, अलॉयज क्या होता है, अलॉयज होते हैं मेटल प्लस मेटल, समझ में आ गया, ये होते हैं तुम्हारे अलॉयज। लेकिन अमलगम क्या होता है, मेटल एंड मर्क्यूरी। रिमेंबर, मेटल एंड वन ऑफ द कंपोनेंट, कंपलसरी क्या होना चाहिए बच्चे, मर्क्यूरी होना चाहिए। मेटल के साथ मर्क्यूरी आ गया तो मैंने उसको क्या बोल दिया, अमलगम बोल दिया। अमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ अलॉयज इन विच मर्क्यूरी विद द अनदर मेटल। मेटल के साथ क्या होगा बच्चे, मेटल के साथ मर्क्यूरी होगा और मैंने उसको क्या बोल दिया, अमलगम बोल दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अमलगम के कुछ एग्जांपल है, जैसे सोडियम अमलगम। तो सोडियम अमलगम को कैसे लिखे, NaHG, समझ में आ गया, ये होता है आपका सोडियम अमलगम। नेक्स्ट होता है जिंक अमलगम, कैसे लिखोगे बच्चे, ZnHG, मतलब वन ऑफ द मेटल क्या रहेगा बच्चे, मर्क्यूरी रहने वाला है। बाद में सिल्वर अमलगम, गोल्ड अमलगम, इस तरह से सारे अमलगम आपके हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे आपका पूरा की पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा या नहीं लगा, और ऐसे कौन से चैप्टर पे हम लोग और ज्यादा चर्चा हम लोग कर सकते हैं। इसके MCQs और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही आने वाले बच्चे, आप लोग जरूर देखते रहना। तब तक आप जरूर पढ़ाई करो। थैंक यू।